नमस्कार, अवतार मीडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया खेल महाकुंभ का शुभारंभ। खेलों में भी बच्चों के बेहतर भविष्य की बताई संभावनाएं, कहा खिलाड़ी और खेल के प्रति सरकार गंभीर। देहरादून में कमर्शियल वाहनों की ऑटोमेटिक फिटनेस का विरोध। 29 नवंबर को टैक्सी, ऑटो रिक्शा संचालकों का चक्का जाम। अपने वाहनों को खड़ा कर विधानसभा का करेंगे घेराव। कोविड काल में काम करने वाले टैक्सी संचालकों का अब तक नहीं हुआ भुगतान। जिलाधिकारी का बयान, शासन को भेजा गया पेमेंट का प्रपोजल, जल्द ही खातों में पहुंचेगी रकम। और खटीमा में शराब के नशे में पिता बन बैठा हत्यारा। मामूली कहासुनी पर बेटी के सिर पर किया कुल्हाड़ी से वार, मौके पर मौत, आरोपी पिता गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ कर दिया है और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी है। खेल महाकुंभ में स्कूली बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का और अधिक मौका मिलेगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खेलों में भी बच्चों के बेहतर भविष्य की संभावनाएं हैं। राज्य सरकार हर साल खेल महाकुंभ को बड़े स्तर पर आयोजित कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि राज्य की खेल प्रतिभाओं को उचित मंच भी मिल रहा है। खेल महाकुंभ अपने आप में इस बात की परिकल्पना है कि हमारे बच्चे जो बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर पर हैं, ऐसे बच्चों को पिक करना जिनके अंदर खेल प्रतिभा है, उनको अवसर देना और उस अवसर को प्रतियोगिता का स्वरूप देते हुए उसको ब्लॉक स्तर तक लेकर आना, फिर ब्लॉक स्तर से फिर जिले स्तर पर लेकर आना और जिला स्तर से फिर जो है राज्य स्तर पर लेकर आना। तो लगातार ये क्रम जारी है। अब लगभग 13 जनपदों में खेल महाकुंभ अपने स्तर पर आ चुका है और जहाँ पर हमारे न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर से और जिले स्तर के बच्चे जो आए हैं वो यहाँ पर आज प्रतिभाग करेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि विगत पहले जो रिकॉर्ड हुआ करता था बच्चों का प्रतिभाग करने का, अब वह रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। तो उस दिशा में जो है बड़े गंभीर प्रयास सरकार की और विभाग की ओर से की जा रही है। देहरादून में कमर्शियल वाहनों की ऑटोमेटिक फिटनेस के विरोध में बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा संचालकों ने 29 नवंबर को चक्का जाम करने का ऐलान किया है। संचालक अपने वाहनों को खड़ा कर विधानसभा का घेराव भी करेंगे। सिटी महासंघ के अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से भारी यात्री वाहन और जून 2024 से छोटे वाहन गाड़ियों की ऑटोमेटिक फिटनेस अनिवार्य की है, लेकिन उत्तराखंड में परिवहन विभाग ने प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए तय तारीख से पहले ही ऑटोमेटिक फिटनेस शुरू कर दी है, जिसका विरोध किया जाएगा। देखो, उसमें ऐसा था कि आपने देखा होगा जो 1/11/2022 का जो आदेश था आरटीए का, उसको हमने तालिबानी आदेश इसलिए कहा था कि ये विक्रम ऑटो के लिए तो कहा ही था इन्होंने कि 10 साल बाद जो है ये जो है 1 मार्च 2023 को ये सारे जो है विक्रमों को समाप्त करके और जो है नए जो है यूरो 4 लाया जाए और या जो है सीएनजी विक्रमों को लाया जाए। दूसरा मेरा कहना था कि आज उसके अलावा इनके द्वारा ये कहा गया था, जो चुपचाप से इनके द्वारा जोड़ दिया गया था एक अन्य सभी वाहन दिसंबर 2023 में समाप्त हो जाएंगे, जिसपे हमने जो है कड़ा प्रतिरोध किया था। तो उसको उसी शाम को आरटीओ महोदय द्वारा जो है उस तालिबानी आदेश को वापस ले लिया गया। वहीं रुड़की में भी कमर्शियल वाहनों की ऑटोमेटिक फिटनेस के विरोध में ट्रक यूनियन 29 नवंबर को चक्का जाम करेंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट उत्तराखंड सचिव आदेश सैनी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक षड्यंत्र के जरिए कमर्शियल वाहनों के लिए ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर डोईवाला में बनाया गया है, जहां पर जिला हरिद्वार, देहरादून जिलों के सभी वाहनों की फिटनेस होगी, जिसमें आने वाले समय में सभी जो संचालक हैं उनके समय की बर्बादी होगी, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। हमारा उत्तराखंड में जो यहाँ पर फिटनेस सेंटर थे हमारे सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में थे, उसमें रुड़की भी है, हरिद्वार भी है, देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर वगैरह सब जगह थे। तो सरकार ने ये फिटनेस सेंटर यहाँ पर फिटनेस सेंटर बंद करके प्राइवेट हाथों में दे दिया, प्राइवेट संस्था को। वो प्राइवेट संस्था फिटनेस करने के लिए उसने सारी फीस अपनी 10% 20% तक बढ़ा दी और मनमानी तरीके से अपना पैसा वसूल रहे हैं वहाँ पे।
और मोटर मालिकों को परेशान किया जा रहा। हमारा विरोध है, हम तो 29 तारीख में चक्का जाम कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड में। कोरोना काल का दंश हम सभी ने झेला, कईयों ने अपनों को खोया तो कईयों की जिंदगी ही पटरी से उतर गई। कारोबार के नजरिए से भी कोरोना काल में लोगों का खूब नुकसान हुआ। बावजूद इसके लोगों ने किसी तरीके से एक दूसरे की मदद की। लोगों की मदद करने में टैक्सी संचालक भी शामिल है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1.5 साल का वक्त गुजरने के बाद भी टैक्सी संचालकों का भुगतान नहीं हो पाया। नतीजन टैक्सी संचालक लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के दौरान कोरोना वॉरियर्स की तरह ही टैक्सी संचालकों ने भी अपनी जान की परवाह न करते हुए न सिर्फ मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया, बल्कि दवाइयां और अधिकारियों को भी उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। हालांकि इस महामारी के दौरान कोरोना की जद में आने वाले मरीजों का इलाज करने वाले और उन मरीजों को ले जाने का काम करने वाले लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे कोविड काल में जान जोखिम में डालकर काम किया। लेकिन 1.5 साल गुजरने के बाद भी इन टैक्सियों का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते परिवहन संचालक दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। परिवहन विभाग ने जिला प्रशासन को जो गाड़ियां मुहैया कराई थी वो करीब 6 महीने तक चली। दरअसल अभी भी 129 गाड़ियां ऐसी हैं जिनका करीब 1,17,76,000 रुपयों से ज्यादा का भुगतान बकाया है, जिसके लिए वाहनों के मालिक संबंधित विभागों के चक्कर काट रहे हैं। तमाम टैक्सी संचालक ऐसे हैं जिन्होंने लोन पर गाड़ियां ली थी, जिसका प्रीमियम भी नहीं भर पा रहे और इसके चलते फाइनेंस कंपनियां उनको नोटिस भेज रही हैं। तो 7-7, 8-8 महीने का पैसा पड़ा अभी पड़ा है और उसका बिल आरटीओ बनाएगा या शासन बनाएगा, रिटर्न बनाएगा, बताएगा कि कहाँ कितना है, उसका तो वही बता पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे हमने कोविड काल में हमने यात्री जैसे मरीज ढोए या पन्नियाँ उठाई, इंजेक्शन लगवाए, टेस्टिंग करवाई, ये सेवा तो हमने बहुत तगड़ी दी है। हमें भी लग सकती है, हमारा परिवार भी था, लेकिन चलो सरकार ने कहा हमने सेवा दी है, लेकिन उस सेवा का ये मिला कि ना तो हमारा पेमेंट मिला, मैं आपको कहूँ, और ऊपर से सरकार ब्याज पे ब्याज ठोके जा रही है। मेरे पास बैंकों का कई दफ़े फ़ोन आ गया, हमने प्राइवेट बैंक से लोन ले रखा, गाड़ियाँ फाइनेंस से हमारे प्राइवेट, हम कहाँ से देंगे, नहीं दे पाएंगे जब हमारा सरकार पैसा नहीं दे पा रही। भुगतान न किए जाने के मसले पर जिलाधिकारी का कहना है कि पेमेंट का प्रपोजल शासन को भेज दिया गया है और लगातार प्रशासन मॉनिटरिंग भी कर रहा है, जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं देहरादून आरटीओ ने भी इस बात को माना है कि टैक्सी संचालकों का पैसा लंबे वक्त से रुका है और इसको लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई चल रही है। उनका जो प्रपोजल था उसको हमने शासन भिजवाया है और हम कंटिन्यूसली मॉनिटर भी कर रहे हैं। अब अगले हफ्ते तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आ जाएगा और उसके क्रम में हम डिस्बर्समेंट करते हैं। टोटल जो हमारे पास जैसे देहरादून का हम लें तो कोविड के अंतर्गत लगभग 1,18,00,000 रुपये बकाया है उनका, जिस संबंध में हमने पूर्ण इन्फॉर्मेशन डीएम ऑफिस में दे रखी है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में। डीएम ऑफिस ने हमें लिखित रूप में ये अवगत कराया है कि अभी बजट में पैसा नहीं है, जैसे ही बजट का पैसा आएगा इन सबको जो 143 वाहन है इनको पूर्ण पेमेंट कर दिया जाएगा। ये पैसा कब तक टैक्सी मालिकों तक पहुंचाया जाएगा, इसके लिए कोई भी समय सीमा तय तो नहीं हुई, लेकिन इस तरह के वादे टैक्सी संचालकों को काफी बार मिल चुके हैं। ऐसे में कब तक इनके खातों में ये रकम पहुंचती है या फिर दावे और वादों का दौर यूं ही चलता रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। खटीमा में शराब के नशे में पिता ने अपने बेटे की हत्या कर डाली। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ वीर सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले मंझोला गांव में युवक की संदिग्ध हालत में घर से लाश मिली थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में बताया गया है कि शराब पीने के बाद उसका अपने बेटे से झगड़ा हुआ था, जिसमें बेटे ने उसके साथ मारपीट की थी और उसी गुस्से में उसने अपने बेटे के सर पर कुल्हाड़ी से किया, जिससे उसकी मौत हो गई। लड़के के ताऊ श्री नेत्राम जी की तहरीर आई कि जो मेरा भतीजा है वो बचपन से मेरे साथ ही रहता था, तो इनकी अपने लड़के से झगड़ा हुआ, जो मृतक है हरीश। तो उसी झगड़े में पहले लड़के ने इनको पीटा, उसके बाद फिर जब वो अपनी चारपाई पर लेट गया तो उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उनकी तहरीर के आधार पर हमने कोतवाली खटीमा में 302 के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया है और आज जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर दिया गया है, तो उसको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।
वहीं उत्तर प्रदेश से उधम सिंह नगर जिले में सप्लाई के लिए लाई जा रही 120 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 12 लाख रुपए बताई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसटीएफ व कोतवाली किच्छा पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 120 ग्राम स्मैक सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो बिनावर बदायूं का रहने वाला है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। अभियुक्त का नाम बदन पाल है, जिसको इंट्राक गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है और इसकी जो कड़ियाँ जोड़ते हुए जहां से वो खरीद के लाता था और जहां बेचता था, उन सबको कड़िया को जोड़ के एसटीएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा उसका जल्द ही खुलासा किया जाए। बाराकोट और लोहाघाट ब्लॉक के इंटर पास छात्राओं ने नंदागोरा देवी कन्या धन योजना के आवेदन को पुराने प्रारूप में भरने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। छात्राओं ने कहा कि बाल विकास विभाग पुराने प्रारूप में फॉर्म जमा नहीं कर रहा है और नए प्रारूप में फॉर्म भरे जा रहे हैं। छात्राओं ने कहा कि फॉर्म की प्रक्रिया काफी मुश्किल है, जिससे छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कन्याधन नंदा देवी गौराधन के लिए हमने जो फॉर्म जमा किए हैं, यहाँ पर हम एक बार फॉर्म जमा कर चुके हैं, तो वो बोल रहे हैं कि तुम लोग नए फॉर्म दोबारा से जमा करो। बाल विकास मंत्री जी ने बोला कि पुराने फॉर्मेट में ही जमा करने के लिए बोला, लेकिन वो बोल रहे हैं कि शासनादेश नहीं आया है, इस वजह से नए फॉर्मेट में ही जमा किया जाए, जिस वजह से हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत दूर दूर से हम लोग रहते हैं और यहाँ आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि पुराने ही फॉर्मेट में हमारे गौरा देवी के फॉर्म जमा किए। नंदा गौरा के फॉर्म तो जमा तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो हमारे पास अभी 7 नवंबर को एक नया शासनादेश आया हुआ है, तो उसमें हम लोग भी कंफ्यूज में हैं कि हम नए फॉर्म मतलब पुराने फॉर्म कैसे लें, क्योंकि वो पेपरों में आया था। हमारे पास पुराने फॉर्म लेने के लिए कोई शासनादेश अभी नहीं आया है, लेकिन हम उनको मना भी नहीं कर रहे हैं कि आप पुराने फॉर्म न दें। पुराने फॉर्म हम ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये बालिकाओं को कह रहे हैं कि आप नए फॉर्म भी इसमें सबमिट कर लें। चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में बीते दिनों हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर अभियुक्त को माल के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले लोगों की चौखट सरियाओं के बंडल प्लाई सनमाइका की चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत पुलिस ने से की गई थी और इन्हीं सभी चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। ये दिनों जो है हमारे लोहाघाट शहर में काफ़ी लोगों द्वारा ये सूचना दी गई कि उनका काफ़ी सामान जो घर से बाहर रखा था कुछ अज्ञात लोग उठा के ले गए। इस पर जो है हम लोगों ने हमारी मोबाइल और हमारे बड़ी कार्रवाई की है और उनका माल जो है बरामद कर लिया गया है। 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तो वहीं विधायक भी अपने सवालों को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। मगर इस बार के सत्र में नया ये है कि 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद बेहद कम कर्मचारियों की मौजूदगी में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने जा रहा है, जो स्पीकर के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए। 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शीतकालीन सत्र के आयोजन से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के साथ सुरक्षा समेत कई बैठकें होनी हैं, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि सत्र से पहले सोमवार को सभी बैठकें कर ली जाएंगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर जहां विपक्ष भी इस बार खासी तैयारी के साथ सदन में उतरने की बात पहले ही कर चुका है, तो विधायकों की तरफ से भी अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ प्रदेश की समस्याओं को लेकर सवाल लगाए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इस बात को पुख्ता किया है कि अब तक 500 से ज्यादा सवाल विधायक लगा चुके हैं। ये देख रहे हैं, हम अभी बातचीत कर रहे हैं और जल्द से जल्द प्रयास है कि इनको जल्द से जल्द हम करें। देखिए, विधानसभा का सचिवालय जो है वो मुस्तैदी से तैयारी कर रहा है और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और आश्वस्त हैं कि एक अच्छा सत्र हमारा यहाँ देहरादून में चलेगा। सवाल आ गए हैं, 500 से ऊपर हमारे पास सवाल आ गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी तरीके से हम अपना सत्र इस बार चलाएंगे।
इस बार का विधानसभा सत्र जहां कई मायनों में खास होने जा रहा है, तो वहीं कम कर्मचारियों की मौजूदगी में काफी समय बाद सत्र का आयोजन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्रों के आयोजन को लेकर बैकडोर से बड़े स्तर पर भर्तियां विधानसभा में की गई थी, उनमें से 228 कर्मचारियों को विधानसभा अध्यक्ष ने बाहर का रास्ता दिखाया है। इसलिए कम कर्मचारियों की मौजूदगी में सत्र कराना भी एक चुनौती होगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि उनके पास जितने भी कर्मचारी हैं, वो सत्र को सही तरह से आयोजित कराने में सक्षम हैं। जी चला पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि उसमें से कुछ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो इस वक्त विधानसभा में हैं, सचिवालय में है। मेरी उनके साथ बैठक हो चुकी है और सब ने कहा है कि हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग पहले चला चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि छोटी सी विधानसभा के जितने कर्मचारी हैं, हम लोग सब मिलके एक साथ मिलके एक अच्छा सत्र चलाएं। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर पूरे प्रदेश की नजरें लगी हुई है, क्योंकि इस बार का विधानसभा सत्र जनहित से जुड़े मुद्दों के साथ कानून व्यवस्थाओं को लेकर है और विपक्ष ने सरकार को सदन में घेरने की रणनीति भी तैयार कर ली है, तो पक्ष भी विपक्ष के सवालों के जवाब के लिए तैयार नजर आ रहा है। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार बन रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के विकास और मजबूती के मकसद से प्रदेश में पूर्व विधायक संगठन का गठन तो हो गया है, लेकिन गाहे बगाहे इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के पूर्व विधायकों की हो रही उपेक्षा के चलते राजनीतिक तौर पर न सिर्फ इसे अपने संगठन बल्कि सरकार पर एक तरीके से दबाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब पूर्व विधायक संगठन साल के आखिरी दिसंबर महीने में एक बड़ा सेमिनार भी करेंगे, जिससे सियासी गलियारों में सवाल प्रदेश में किसी तीसरे मोर्चे को लेकर भी उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या प्रदेश की राजनीति में तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है, या फिर सरकार के साथ अपने अपने संगठन यानी बीजेपी कांग्रेस पर कोई दबाव बनाया जा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों घूम रही है। हाल ही में उत्तराखंड में पूर्व विधायकों के संगठन के गठन के बाद से सूबाई सियासत में इन सवालों को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। दोनों पार्टियों के करीब 30 से 35 विधायकों ने न सिर्फ संगठन बनाया है, बल्कि एक बैठक भी की है। बड़ी बात यह है कि इस संगठन में बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखीराम जोशी को बतौर संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो कांग्रेस के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य को सचिव नियुक्त किया है। हालांकि संगठन का दावा है कि ये संगठन राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि सरकार को अपने अनुभव के आधार पर सलाह देने वाला संगठन होगा, ताकि प्रदेश में न सिर्फ विकास हो बल्कि आर्थिक तौर पर भी इसे मजबूत बनाया जा सके। पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष लाखीराम जोशी का कहना है कि उनके संगठन के सभी पूर्व विधायक दलगत राजनीति से उठकर प्रदेश का विकास चाहते हैं। ओर से ये विचार आया कि भाई प्रदेश में पूर्व विधायकों का एक संगठन बनना चाहिए, जो जिसमें वो अपने जो अनुभव है, जो अपनी जानकारियां है, उनको साझा करने का एक मंच होना चाहिए और प्रदेश की जो विभिन्न ज्वलंत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के समय समय पर अपने सुझाव, अपने विचार, अपना मार्गदर्शन प्रदेश सरकार को देते रहे। तो यही सुझाव आए उसमें, और सेवा के कार्यों के प्रति जो है हम लोग भी उसमें अपना सहभाग कर सकें। तो ये इस विचार को लेकर के हमने ये पूर्व विधायकों के संगठन, उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन बनाया है। भले ही पूर्व विधायक ये दावा कर रहे हो कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति और विकास के लिए उन्होंने संगठन बनाया है, लेकिन सच तो ये है कि अपनी पार्टी में हो रही उपेक्षा के चलते सभी पूर्व विधायक एक छत के नीचे आए हैं, ताकि राजनीतिक तौर पर एक अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ अपनी पार्टी पर दबाव बनाया जा सके। बड़ी बात यह है कि इस संगठन में कई ऐसे पूर्व विधायक हैं जिनके पास भाजपा और कांग्रेस में प्रदेश स्तर के पद भी हैं। पूर्व विधायकों का कहना है कि प्रदेश में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। पूरे प्रदेश के पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं, और जो हमारी प्रदेश की समस्याएं हैं, चाहे वो पलायन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे अन्य कोई भी समस्या हो, उस संगठन के माध्यम से हम सरकार को और सुझाव देने का काम करेंगे। यही सोच के हमने सर्वदलीय एक संगठन किया। पूर्व विधायकों के इस संगठन के बाद सभी पूर्व विधायकों ने स्पीकर रितु खंडूरी से भी मुलाकात की। स्पीकर रितु खंडूरी का कहना है कि उन्होंने पूर्व विधायकों से मुलाकात के दौरान ये कहा है कि पूर्व विधायकों को चाहिए कि एक ऐसी संस्था बनाएं जो प्रदेश के विकास के लिए काम करे। और मुझे बहुत अच्छा उनका सजेशन लगा कि जो भी उत्तराखंड के लिए इस वक्त आवश्यक है या अच्छा है या
उत्तराखंड के वासियों के हित में है, वो उस पर काम करना चाहते हैं। तो मैंने उसको इनकरेज किया है और कहा है कि आप एक ऐसी संस्था बनाएं जो हम रहे ना रहें, लेकिन एक लगातार एक पूर्व विधायकों की एक संस्था बनी रहे जो सरकार के साथ, विधानसभा के साथ उत्तराखंड की भलाई के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य। बेशक पूर्व विधायकों के बनाए गए संगठन के पीछे इस बात का तर्क दिया जा रहा हो कि प्रदेश की तरक्की और आर्थिक मजबूती के लिहाज से इसका गठन हुआ है, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार और प्रदेश में चल रहे मुद्दों पर पूर्व विधायकों की राय है, उससे गाहे बगाहे सियासी गलियारों में तीसरे मोर्चे की तैयारी को लेकर सवाल पनप रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड को बने 22 साल हो चुके हैं। इन 22 सालों में एक ऐसी पहेली है जो अभी तक सुलझ नहीं पाई है, और वो पहेली ये है कि उत्तराखंड में 22 सालों में 4700 से ज्यादा अज्ञात शव मिले हैं, जिनकी आज तक पुलिस भी शिनाख्त नहीं कर पाई। प्रदेश में मिलने वाले अज्ञात शव कहीं न कहीं उत्तराखंड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। क्या है राज इन अज्ञात शवों का, आइए हम इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नवंबर 2000 से वर्तमान नवंबर 2022 तक उत्तराखंड में 4700 से ज्यादा अज्ञात शव मिल चुके हैं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक इन शवों का पुलिस भी शिनाख्त नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस ने अज्ञात शवों के मामले को दर्ज जरूर किया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत पहले इस बात का इंतजार किया कि इन शवों की शिनाख्त करने के लिए इनके परिजन जरूर आएंगे, लेकिन एक समय गुजर जाने के बाद पुलिस ने इन शवों का दाह संस्कार कर दिया। मगर फिर भी सवाल ये उठता है कि 13 जिलों का छोटा सा राज्य क्या किसी की पहचान कर पाने में इतना पीछे है? सवाल ये भी है कि उत्तराखंड जैसे शांत राज्य में पिछले 22 सालों में अज्ञात शव अलग अलग जगहों से कैसे बरामद हुए और आज तक इनकी पहचान क्यों नहीं हो पाई। इस मामले पर उत्तराखंड पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। इसके हमारा पूरा एसओपी है, प्रोटोकॉल्स है। जब कोई भी मिसिंग होता है पर्सन्स का, हमारे एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उस पर पूरा हमारा वो कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। हफ्ते मतलब 3 दिन तक गुमशुदगी में रखते हैं, उसके बाद फिर उसको 365 IPC में बदल के इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो हम प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। हम बीच बीच में इसमें हमने कैंपेन की तरह भी आइडेंटिफाई करने का कैंपेन भी चलाते हैं। तो अभी लास्ट भी हमने 2 महीने पहले भी हमने कराए थे, उसमें काफ़ी आइडेंटिफाइड हुए हैं और काफ़ी फिर भी सक्सेस उतना हम कर नहीं सकेंगे जितना हमको होना चाहिए था। एक दूसरी बात यह है कि ये वही वाली आपने कहा, ये टूरिस्ट प्लेस है। जो भी कहीं से भी आते हैं, कहीं नदी में कूद लेते हैं, गंगा में, कहीं तो इच्छा भी रहता है कि मैं गंगा में चला जाते हैं, जैसे भी हो जाते हैं, तो क्राइम का भी हो सकता है। तो हम पूरा इस पर हमारा प्रोटोकॉल के तहत हम करवाते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम आपको आंकड़ों से भी रूबरू करा देते हैं। उत्तराखंड के 13 जिलों में सबसे ज्यादा अज्ञात शव हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग से बरामद किए गए हैं। अल्मोड़ा में 29 शव बरामद किए गए, बागेश्वर से 27, चमोली में 72, चंपावत में 152, देहरादून में 820, हरिद्वार से 1396, नैनीताल से 594, पिथौरागढ़ में 19, पौड़ी में 326, रुद्रप्रयाग में 623, टिहरी से 217, उधम सिंह नगर से 379, उत्तरकाशी से 49 शव बरामद किए गए। दरअसल जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क उत्तर भारत के 7 स्टेट का एक नेटवर्क है, जिसमें सभी राज्यों के अपराध से जुड़ी सारी जानकारियां साझा की जाती है। जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क के आंकड़ों को देखा जाए तो उत्तराखंड में 4700 से ज्यादा अज्ञात शव बरामद किए गए। पुलिस नेटवर्क में उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश शामिल है। और जनसंख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में अज्ञात शवों के मिलने की संख्या ज्यादा है। रिटायर्ड आईजी दीपक कुमार का भी मानना है कि इतनी बड़ी तादाद में शवों का मिलना एक गंभीर मसला है। जो अज्ञात शव मिले हैं, कहीं न कहीं से ये गायब जरूर हुए, इस पर पुलिस को जांच करनी चाहिए। निश्चित रूप से काफी ज्यादा आंकड़ा है,
क्योंकि ये जो गुमशुदा लोग हैं जिनकी डेड बॉडी मिली है और ये कहीं ना कहीं से तो गायब है ना, तो उनके परिवार, उनकी फैमिली के प्रति हम क्या न्याय दे रहे हैं? नंबर एक कि मर्डर हुआ तो एक्यूज पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, क्या है? दूसरी बात ये कि आदमी के मृत्यु से जुड़े बड़े फाइनेंशियल बेनिफिट हैं, उससे वो वंचित रहता है। क्योंकि एविडेंस एक्ट में ये प्रोविज़न है कि कोई आदमी गायब है तो कब तक गायब रहेगा, कितने साल गायब रहेगा, तब उसको डेड माना जाएगा, कानून प्रिज्यूम करेगी। तो वो जो है वो बहुत साल 9 नवंबर 2022 को उत्तराखंड को बने 22 साल हो गए हैं। इन 22 साल की अगर हम बात करें तो 22 साल में एक पहेली है जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। अगर हम उस पहेली की बात करें तो वो पहेली है कि जो यहाँ पे अज्ञात लगभग 4000 से ज़्यादा अज्ञात शव मिले हैं। अगर हम अज्ञात शव की बात करें तो आज तक इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं अगर आशंका जताई जाती है कि जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं और शवों को यहीं पे ठिकाने लगा देते हैं। वहीं बाहरी राज्यों से आते हैं जो लोग शवों को लेकर आते हैं और पहाड़ी जो जनपद हैं वहाँ पे ठिकाने लगाने का काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो उत्तराखंड पुलिस की अभियान चलाती है, अभियान भी चलाए हैं, पिछले 1 साल पहले भी अभियान चलाया गया था जो अज्ञात शवों की उनकी शिनाख्त के लिए, लेकिन खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जो उत्तराखंड पुलिस को एक बड़ा अभियान चलाने की ज़रूरत है जिससे कि जो अज्ञात शव है उनकी शिनाख्त हो पाए और जो उनके परिजन हैं उनको अपने शवों की पहचान हो पाए। कैमरा पर्सन नरेश के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। फिलहाल प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे खास खबरों के साथ, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया खेल महाकुंभ का शुभारंभ। खेलों में भी बच्चों के बेहतर भविष्य की बताई संभावनाएं, कहा खिलाड़ी और खेल के प्रति सरकार गंभीर। देहरादून में कमर्शियल वाहनों की ऑटोमेटिक फिटनेस का विरोध। 29 नवंबर को टैक्सी, ऑटो रिक्शा संचालकों का चक्का जाम, अपने वाहनों को खड़ा कर विधानसभा का करेंगे घेराव। कोविड काल में काम करने वाले टैक्सी संचालकों का अब तक नहीं हुआ भुगतान। जिलाधिकारी का बयान, शासन को भेजा गया पेमेंट का प्रपोजल, जल्द ही खातों में पहुंचेगी रकम। और खटीमा में शराब के नशे में पिता बन बैठा हत्यारा, मामूली कहासुनी पर बेटी के सिर पर किया कुल्हाड़ी से वार, मौके पर मौत, आरोपी पिता गिरफ्तार।